नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं NCERT की किताब स्पर्श में से पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और कुछ अपठित गद्यांश भी करेंगे जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और 10 सेकंड के बाद में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो पाठ धूल में से है प्रश्न संख्या 1। निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला में आने के आग्रह को लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है? विकल्प हैं गोधूली का शहरों में कोई काम नहीं, गोधूली एक विशेष समय को कहा गया जाता है, गोधूली एक साहित्यिक शब्द है, जहाँ गो वहीं धूली, इसलिए गोधूली केवल गांव की ही संपत्ति है। उत्तर है जहाँ गो वहीं धूली, इसलिए गोधूली केवल गांव की ही संपत्ति है। प्रश्न संख्या 2। गोधूली गांव की संपत्ति क्यों है? विकल्प हैं क्योंकि गाय गांव में ही होती है, अतः उनके खुरों से धूल भी गांव में ही होगी। दूसरा है इस पर गांव वालों का ही अधिकार है। तीसरा है शहरियों को गोधूली से घृणा है। चौथे नंबर पे है नगर निवासियों को गोधूली नहीं प्राप्त होती। उत्तर है क्योंकि गाय गांव में ही होती है, अतः उनके खुरों से धूल भी गांव में ही होगी। प्रश्न संख्या 3। लेखक ने धूल की महिमा का वर्णन करने के लिए किस रूपक का प्रयोग किया है? नयनतारा, बालकृष्ण, भोलानाथ, उपर्युक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4। श्रद्धा, शक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए धूली सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? विकल्प हैं धूल का स्पर्श करके हम उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, धूल को मस्तक से लगाकर देश के प्रति भक्ति का परिचय दिया जाता है, धूल भरे बालक को गोदी में उठाकर हम अपने स्नेह का प्रमाण देते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 5। अभी तो उन्होंने अपने अटूट होने का प्रमाण दिया है, इस कथन में उन्होंने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यापारियों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, किसान, मजदूर और जवानों के लिए, कलाकारों के लिए। उत्तर है किसान, मजदूर और जवानों के लिए, सैनिकों के लिए। प्रश्न संख्या 6। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, पंक्ति में कवि मैथिली शरण ने किसको धूल भरे हीरे कहा है? विकल्प हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि और गरीबी के जीवन से ऊपर उठकर देश के लिए महान कार्य करते हैं, जो देश की उन्नति में सहायक होते हैं, जो अच्छे कलाकार होते हैं, जो महान होते हैं। उत्तर है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि और गरीबी के जीवन से ऊपर उठकर देश के लिए महान कार्य करते हैं।
प्रश्न संख्या 7, धनाढ्य वर्ग किस प्रकार अपने को सुंदर दिखाना चाहता है? धनाढ्य का अर्थ होता है अमीर वर्ग। विकल्प हैं अच्छे वस्त्र पहनकर, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके, आभूषणों को पहनकर। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 8, धूली को सबसे अधिक महत्व किसने दिया है? हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे साहित्यकारों ने, किसान और जवानों ने, साधु संतों ने। उत्तर है किसानों और जवानों ने। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धूल का पर्याय है? गर्द, रेणु, मिट्टी, कीचड़। उत्तर है गर्द। प्रश्न संख्या 10, धूल किस शब्द के रूप में अमर हो गई है? विकल्प हैं गोधूली के रूप में, रुई के बादल के रूप में, सूर्य की किरणों के रूप में, रेणु के रूप में। उत्तर है गोधूली के रूप में। दुख का अधिकार पाठ में से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था? विकल्प हैं उसके खरबूजे अच्छे नहीं थे, उसके रेट बहुत अधिक थे, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था। प्रश्न संख्या 12, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? विकल्प हैं सब्जी तरकारी बेचकर, परचून की दुकान से, मजदूरी करके, फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। उत्तर है सब्जी तरकारी बेचकर। प्रश्न संख्या 13, लड़के की मृत्यु के दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल दी? विकल्प हैं उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, उसके पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, उसकी बहू बुखार से तप रही थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 14, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया? वह चिकित्सक को बुलाकर लाई, उसने स्वयं ही देसी दवा खाने को दी, वह झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है वह झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई। प्रश्न संख्या 15, बुढ़िया खरबूजे कहाँ रखकर बेचती थी? दुकान पर, फुटपाथ पर, रेहड़ी पर, सिर पर रखकर।
उत्तर है फुटपाथ पर। प्रश्न संख्या 16, लेखक ने अपनी तुलना किससे की? जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, कटी पतंग, कटे हुए वृक्ष से। उत्तर है कटी पतंग से। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? विकल्प है, पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है। पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है। खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 18, बचेंद्री पाल किस अभियान दल में शामिल हुई? पोलियो उन्मूलन अभियान में, कुष्ठ निवारण अभियान में, इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में, साक्षरता मिशन में। उत्तर है इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में। प्रश्न संख्या 19, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है? दुख व्यक्त करने का अधिकार अमीरों को ही होता है। गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है। गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। उत्तर है दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। प्रश्न संख्या 20, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में, सन 1913 में अम्बाला छावनी में, सन 1903 में कानपुर में, सन 1905 में बरेली छावनी में। उत्तर है सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में। दुख का अधिकार पाठ में से एक गद्यांश दिया गया है और आपको शीर्षक में दिया जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं या शीर्षक जैसे मर्जी बदल सकते हैं। आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार पढ़ने में अगर समझ नहीं आए तो इसे 2 बार पढ़ सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पर्याय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। आइए अब इससे गद्यांश से ही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती हैं? विकल्प हैं, उनको प्रतिष्ठित बनाती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, भेदभाव को कम करती है, भाईचारे को बढ़ाती है। उत्तर है
उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रश्न संख्या 22, हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है? दरबान, हमारी आवश्यकताएं, हमारी पोशाक, हमारी आर्थिक स्थिति। उत्तर है हमारी पोशाक। प्रश्न संख्या 23, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? विकल्प हैं, जब हम अपने से निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं, जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम किसी समारोह में जाते हैं, जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। उत्तर है जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। पोशाक की तुलना किससे की गई है? विकल्प हैं, धन से, अहंकार से, खटी पतंग से, बंद दरवाजे से। उत्तर है कटी पतंग से। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? पवन, समीर, पावन, हवा। उत्तर है पावन। पावन का मतलब होता है पवित्र। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। अब पाठ में से प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद, शिव कुमार, जंग बहादुर, विष्णु बहादुर। उत्तर है प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 27, किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती हैं? पानी के, ग्लेशियर के, हवा के या नदी के? उत्तर है ग्लेशियर के। प्रश्न संख्या 28, तेंजिंग कौन थे? हिलेरी का भाई, हिलेरी का गुरु। तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। तेंजिंग नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उत्तर है तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। प्रश्न संख्या 29, एवरेस्ट का शिखर कैसा था? वक्राकार, शंखवाकार, ऊबड़ खाबड़, कठोर। उत्तर है वृत्ताकार। प्रश्न संख्या 30, बचेंद्री ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? एवरेस्ट की बर्फ़ को माथे से लगाया, भोजन किया, अपने साथियों का धन्यवाद किया, अपने भाग्य को सराहा। उत्तर है एवरेस्ट की बर्फ़ को माथे से लगाया।
प्रश्न संख्या 31, बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? 24 मई सन 1964 को, 24 मई सन 1954 को, 14 मई सन 1962 को, 20 मई सन 1965 को। उत्तर है 24 मई सन 1954 को। प्रश्न संख्या 32, बचेंद्री पाल ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, हिंदी। उत्तर है संस्कृत। प्रश्न संख्या 33, बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? विकल्प हैं, वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई, वह पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी थी, वह भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थी, वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर है, वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। प्रश्न संख्या 34, बचेंद्री पाल का ये कौन सा अभियान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्तर है पहला। प्रश्न संख्या 35, बचेंद्री पाल किस अभियान दल में शामिल हुई? पोलियो उन्मूलन अभियान में, कुष्ठ निवारण अभियान में, इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में, साक्षरता मिशन में। उत्तर है इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में। अब एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ में से एक गद्यांश है, इसके हम पढ़ेंगे और इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, रेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय ये कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो इस गद्यांश के संबंधित ही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर देने होंगे। हर एक उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय होगा। तो ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, तेंजिंग कौन थे? एक बहुत बड़े राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, भारतीय सेना के बहादुर सिपाही। उत्तर है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। प्रश्न संख्या 37,
तेंजिंग ने किस बात को महत्व दिया? विकल्प हैं, प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य को एवरेस्ट पर चढ़ना चाहिए, प्रत्येक सदस्य को अपना सामान स्वयं उठाना चाहिए, कुछ दिन कैंप में रुकना चाहिए। उत्तर है, प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 38, तेंजिंग को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार। उत्तर है 7 बार। प्रश्न संख्या 39, बचेंद्री पाल का ये कौन सा अभियान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्तर है पहला। बचेंद्री पाल के लिए तेंजिंग ने क्या शब्द कहे? तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। को और खो दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। उत्तर है को और खो दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 41, ग्लेशियर पानी में बहते बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को कहते हैं, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 42, बचेंद्री अपने साथ हनुमान चालीसा ले गई थी, सही गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 43, एवरेस्ट का दूसरा नाम पर्वत माता भी है, एवरेस्ट का दूसरा नाम पर्वत माता भी है, सही या गलत? उत्तर है गलत। एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, पर्वत माथा नहीं, सागर माथा। प्रश्न संख्या 44, कैंप 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को लगाया गया, उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 45, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए, सही गलत? उत्तर है गलत। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप लगाए गए थे। तुम कब जाओगे अतिथि? पाठ में से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 46, लेखक को अतिथि को देखकर अंतरिक्ष यात्री की याद क्यों आ गई? अतिथि भी एक अंतरिक्ष यात्री था। अंतरिक्ष यात्री लाखों मील का सफ़र करके भी इतने दिन अंतरिक्ष में नहीं ठहरता जितना अतिथि उनके घर में ठहर रहा था। अतिथि अंतरिक्ष में जाने की बातें करता था।
लेखक उनको अंतरिक्ष के किस्से सुनाना चाहता था। उत्तर है अंतरिक्ष यात्री लाखों मील का सफ़र करके भी इतने दिन अंतरिक्ष में नहीं ठहरता जितना अतिथि उनके घर में ठहर रहा था। प्रश्न संख्या 47, लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर क्यों कांपने लगा? विकल्प हैं, लेखक के बटुए में वाइब्रेशन हो रही थी, लेखक के हाथ कांपने के कारण लेखक का बजट गड़बड़ा गया था, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है लेखक का बजट गड़बड़ा गया था। प्रश्न संख्या 48, लेखक ने धोबी की जगह लॉन्ड्री में कपड़े क्यों दिए? विकल्प हैं, अतिथि के कपड़े बहुत महंगे थे, लॉन्ड्री लेखक के घर की थी, अतिथि लॉन्ड्री के धुले कपड़े ही पहनता था, लेखक चाहता था कि अतिथि जल्दी चला जाए क्योंकि धोबी कपड़े धोकर देने में कई दिन लगाता है। उत्तर है लेखक चाहता था कि अतिथि जल्दी चला जाए क्योंकि धोबी कपड़े धोकर देने में कई दिन लगाता था। प्रश्न संख्या 49, अतिथि को देवता कहा जाता है, पर देवता की क्या विशेषता होती है? विकल्प हैं, देवता अतिथिवत रहता है, देवता घर में ही ठहर जाता है, देवता दर्शन देकर चला जाता है, देवता किसी के घर नहीं आता। उत्तर है देवता दर्शन देकर चला जाता है। प्रश्न संख्या 50, अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता है? विकल्प हैं, अतिथि के अधिक दिन ठहरने पर, अतिथि यदि अधिक समय तक किसी के घर ना रुके, यदि अतिथि भेंट लेकर आए, यदि अतिथि पेइंग गेस्ट की तरह रहे। उत्तर है अतिथि यदि अधिक समय तक किसी के घर ना रुके। प्रश्न संख्या 51, शरद जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1932 में जबलपुर में, सन 1931 में कटनी में, 21 मई सन 1931 को उज्जैन में, 25 मई सन 1931 को भोपाल में। उत्तर है 21 मई सन 1931 को उज्जैन में। प्रश्न संख्या 52, शरद जोशी को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? विकल्प हैं, एक व्यंग्यकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में। उत्तर है एक व्यंग्यकार के रूप में। प्रश्न संख्या 53, तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में लेखक ने कैसे लोगों पर व्यंग किया है? राजनेताओं पर, फिल्म निर्माताओं पर, ऐसे अतिथियों पर जो आकर जाने का नाम नहीं लेते, शिक्षा व्यवस्था पर।
उत्तर है ऐसे अतिथियों पर जो आकर जाने का नाम नहीं लेते। प्रश्न संख्या 54। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा है? 5 दिनों से, 4 दिनों से, 3 दिनों से, 6 दिनों से। उत्तर है 4 दिनों से। प्रश्न संख्या 55। लेखक अतिथि को देखकर तरीकें क्यों बदल रहा था? विकल्प हैं। लेखक का तारीख बदलने का निश्चित नियम था। वह अतिथि को तारीख बदलने वाला कैलेंडर दिखाना चाहता था। वह अतिथि को अपने कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता था। वह अतिथि को ये बताना चाहता था कि उन्हें लेखक के घर आए कितने दिन हो गए हैं। उत्तर है वह अतिथि को ये बताना चाहता था कि उन्हें लेखक के घर आए कितने दिन हो गए। अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में से गद्यांश है। तो ये भी गद्यांश परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देने के लिए भी 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो पहले आप इस गद्यांश को 2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यवर्गीय डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल में से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। प्रश्न संख्या 56। अतिथि 5 दिनों से लेखक के घर रह रहा था। सही, गलत? उत्तर है गलत। प्रश्न संख्या 57। कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही थी। सही या गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 58। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। सही या गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 59। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि मैं लॉन्ड्री में कपड़े देना चाहता हूँ। सही या गलत? उत्तर है गलत। तीसरे दिन अतिथि ने धोबी को कपड़े देने के लिए कहा था। प्रश्न संख्या 60। लेखक ने लॉन्ड्री में कपड़े इसलिए दिए ताकि कपड़े जल्दी आ जाएं और अतिथि अपने घर चले जाएं। सही या गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 61।
सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से खिचड़ी पर आ गए। सही या गलत? उत्तर है सही। तो पाठों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन्हें भी अच्छे से कर लें, इनमें से भी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए गद्यांश को देखते हैं। तो प्रश्न में आपको आ सकता है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और उचित विकल्पों का चयन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा। तो सबसे पहले आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही प्रश्नों पर जाइएगा। तो आइए पढ़ते हैं। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो आइए इस गद्यांश के साथ संबंधित ही कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शिक्षक होता है राजनेता, साहित्यकार, अभिनेता, कवि। उत्तर है अभिनेता। प्रश्न संख्या ख, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अप्रचलित, प्रचलित, क्लिष्ट, रहस्यमयी। उत्तर है प्रचलित। प्रश्न संख्या ग, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए सोच समझकर, ज़्यादा, बिना सोचे समझे, तुरंत। उत्तर है सोच समझकर। प्रश्न संख्या घ, बातचीत में आदान प्रदान होता है। विकल्प है केवल विचारों का, केवल भाषा का, केवल व्यक्तित्व का, विचारों एवं व्यक्तित्व का। उत्तर है विचारों एवं व्यक्तित्व का। यह उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? हेडिंग उसका बताना है हमने। तो इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है? बातचीत की कला, शब्दों का चयन, साहित्यिक भाषा, व्यक्तित्व का प्रभाव। उत्तर है व्यक्तित्व का प्रभाव, क्योंकि इसमें विचारों के साथ साथ व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है, इसलिए ये वाला जो शीर्षक है वो उचित है। तो वैसे बातचीत की कला भी आ सकता है, लेकिन इसमें साथ में व्यक्तित्व की भी बात की गई है, तो व्यक्तित्व का प्रभाव है जो उसमें बातचीत अपने आप शामिल ही होगी। तो एक और महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसे भी हम अच्छे से कर लेते हैं। ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका हमें
उत्तर देना होगा और हर एक उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति अपनी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने स्कूल छोड़ने वाले अपने छात्रों को ये संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर करें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों को निष्कर्ष ये है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो अभी इस गद्यांश के साथ ही संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 सेकंड है हमारे पास। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो प्रश्न क है, मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विकल्प है निर्भीकता, साहस और परिश्रम। दूसरा है परिश्रम, लगन, आत्मविश्वास। तीसरा है साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिश्रम। चौथा है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं लगन। उत्तर है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन। प्रश्न संख्या ख है, प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। विकल्प हैं संघर्ष, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, सुखद परिणाम। उत्तर है संघर्ष। प्रश्न संख्या ग है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। विकल्प हैं संघर्ष से डरना या विमुख होना अहितकर है। दो है मानव धर्म के प्रतिकूल है। तीसरा है अपने विकास को बाधित करना है। चौथा है उपयुक्त सभी। उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या घ है, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। मानवीय प्लस ये, मानव प्लस इये, मानव प्लस निये, मानव प्लस इये। उत्तर है मानव प्लस इये। यह है संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यकता है दृढ़ संकल्प, निडरता और धैर्य। दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और साहस। या फिर दृढ़ संकल्प, उत्तम चरित्र एवं साहस। उत्तर है
दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस।